परिचय कराएंगे। अगर देखा जाए तो हमारा भारत उत्तर से लेकर के दक्षिण तक लंबा है, और पूर्व में अगर देखा जाए पूर्व से लेकर के पश्चिम से लेकर के और पूर्व तक चौड़ा है। अब जैसे अब इसका देखा जाए तो जैसे अब देखिए गीत के माध्यम से स्पष्ट होता है, उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। अब इसलिए अगर देखा जाए तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। अगर भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु देखा जाए तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा काल, जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल। इंदिरा काल। अब भारत का अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में पड़ता है आपका इंदिरा पॉइंट। वैसे अगर मूल भारत को देखा जाए तो मूल भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। अब देखिए इंदिरा काल से लेकर के और कन्याकुमारी तक अगर देखा जाए, इंदिरा काल से लेकर के और कन्याकुमारी तक देखा जाए तो भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और अगर पश्चिम में हम देखते हैं तो पश्चिम में हम देखते हैं तो गुजरात से लेकर के, गुजरात के कच्छ के रण से लेकर के और यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा तो गुजरात में कच्छ के रण में एक स्थान आपका पड़ता है गोरमोता। गोरमोता, तो गोरमोता से अगर लेकर के देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में आपका पड़ता है किप्यू, आपका स्थान पड़ता है किप्यू। तो किप्यू तक अगर देखा जाए तो 2933 किलोमीटर भारत चौड़ा है। अर्थात भारत की अगर लंबाई देखा जाए तो अधिक है, अर्थात 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई अगर देखा जाए तो आपकी गुजरात के गोरमोता से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के किप्यू तक अगर देखा जाए तो 2933 किलोमीटर चौड़ा है। अब हम देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो अगर देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हम देखते हैं, जो आपको पहले से बताया गया है कि किसी ग्लोब के देखा जाए, मानचित्र पर देखा जाए, जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं इसको अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है। जो वर्टिकल होती हैं इनको हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो इसका जो दक्षिणतम बिंदु है, मूल भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, तो मूल भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, और इधर उत्तर में अगर हम देखते हैं तो उत्तर आपका पड़ जाएगा 37 डिग्री। उत्तर में अगर हम देखते हैं तो आपका पड़ जाएगा ये 37 डिग्री 6 मिनट। अर्थात भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक भ्रम होता होगा कि हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट भारत का सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु है, आपको लगता होगा। तो अब आपको ये भ्रम होगा कि है दक्षिणतम बिंदु, परंतु उत्तरी अक्षांश क्यों कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि अगर देखा जाए तो हमारा भारत हिंद महासागर के शीर्ष पे स्थित है, एशिया महाद्वीप में हिंद महासागर के शीर्ष पे स्थित है। तो जब हम विश्व का अगर हम ग्लोब की तरफ दृष्टि डाल करके देखते हैं तो ग्लोब को जो यानी विश्व को धरती है उसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, चाहे विषुवत रेखा कह लीजिए या भूमध्य रेखा कह लीजिए। तो भूमध्य रेखा के जो ऊपर का भाग है अभी अक्षांशीय रेखा हो गई 0 डिग्री पे स्थित है, अर्थात संपूर्ण विश्व को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसके जो ऊपर का भाग है ये उत्तरी भाग कहलाता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और जो दक्षिण का भाग है वो दक्षिणी भाग कहलाता है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो हमारा भारत अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध तक में पड़ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि 8 डिग्री उत्तरी उत्तर अक्षांश से लेकर के और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब
अगर इसका हम देशांतर विस्तार देखते हैं तो देशांतर विस्तार हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के इधर हम देखते हैं तो यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट तक पाया जाता है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब अगर देखा जाए तो ये भ्रम आपको हो रहा होगा कि यहाँ अगर देखा जाए तो पश्चिम में है और पश्चिम में है, लेकिन हम इसको 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पहले से बताया गया है कि हमारे विश्व को जो विश्व के मध्य से जो देशांतर रेखा गुजरी है इसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ग्रीनविच रेखा एक ग्रेट ब्रिटेन के लंदन शहर से गुजरी है। तो हमारा जो विश्व का मानक समय है यही से लिया जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा पे पड़ जाता है। अब तो अगर देखा जाए तो हम लोग इसी के मध्य पड़ जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो हम इसी के मध्य पड़ जाते हैं। तो इसीलिए अब हम देखा जाए तो जैसे आपका ये समझने के लिए हम कह सकते हैं ये भारत की स्थिति हो सकती है। ये तो इसीलिए इसको हम उत्तरी और पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है। अब अगर देखा जाए तो भारत की स्थल सीमा जैसे आपको पता है कि यहाँ से स्टार्ट होती है, कुछ आपका भाग गुजरात का पड़ जाता है, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से लेकर के आपका जो है ये होता हुआ आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बढ़ता हुआ आपका जो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से आगे बढ़ करके आपका सिक्किम, सिक्किम भूटान से होकर के पड़ोस में होकर के आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से आगे जो हम बढ़ते हैं तो नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब होते हुए आपका अगर देखा जाए तो भारत की स्थल सीमा सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा 15,200। अगर हम बात करते हैं कि भारत की जल सीमा कितनी है तो जल सीमा अगर देखा जाए तो यहाँ हमारा जो है गुजरात, गुजरात के मूल भारत में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जल सीमा अगर स्पर्श कर रही है तो गुजरात को स्पर्श करती है। तो गुजरात, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं अगर सबसे अधिक गुजरात की स्थल जल सीमा स्पर्श करती है तो फिर स्थल सीमा किस राज्य की सबसे कम स्पर्श करती है? तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं गोवा। तो देखिए गुजरात, गुजरात के बाद फिर आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद आपका केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, फिर आपका तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगर ये देखा जाए तो 6100 किलोमीटर भारत की जल सीमा अगर देखा जाए 100 किलोमीटर मूल भारत की बात है। मूल भारत की जल सीमा अगर देखा जाए तो 6100 किलोमीटर है। अगर संपूर्ण भारत की हम बात करते हैं द्वीपों को लेकर के, जैसे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप को लेकर के हम बात करते हैं तो हमारा 7,516.6 किलोमीटर ये आपके संपूर्ण भारत की स्थल सीमा है, 7,516.6 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि देखा जाए तो इस वर्तमान में 28 राज्य है। भारत में अगर वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्यों की संख्या अगर देखा जाए तो 28 है। 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अब इन राज्यों में अगर देखा जाए केंद्र शासित प्रदेशों में समय समय में परिवर्तन होता रहा है। जैसा कि हम देखते हैं 2000 का भारत देखते हैं तो 2000 के भारत में जब हम देखते हैं तो उस समय 25 राज्य हुआ करते थे। 25 राज्य थे तो उस समय हमारे उस समय के अगर देखा जाए तो हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उस समय 3 राज्यों का विभाजन कर दिया था। तो उस समय उत्तर प्रदेश को विभाजन करके उत्तराखंड बना दिया गया था। 2000 में उत्तर प्रदेश को विभाजित करके उत्तराखंड कर दिया गया। मध्य प्रदेश को अगर देखा जाए विभाजित करके तो आपका छत्तीसगढ़ दिखा दिया गया। बिहार को अगर देखा जाए तो बिहार को विभाजित करके आपका झारखंड बना दिया गया। अब तो राज्यों की संख्या हो गई 28।
उसके बाद बीच में अगर देखा जाए तो 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश को पृथक करके तेलंगाना बनाया था, तो राज्यों की संख्या हो गई थी 29। उसके बाद पुनः हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी ने आज का जो जम्मू कश्मीर है तो यहाँ पर धारा 370 को समाप्त कर दिया। धारा 370 समाप्त करके इसको जो है पहले राज्य हुआ करता था, फिर धारा 370 समाप्त करके आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लाए गए। तो इसीलिए अगर वर्तमान में देखा जाए तो राज्यों की संख्या है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 जो आपके पहले से थे, प्लस आपका जो इस समय आपका धारा 370 हटाने के बाद जो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो 2 नए केंद्र शासित राज्य बने, इसलिए वर्तमान में अगर देखा जाए तो केंद्र शासित राज्यों की संख्या है 9। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो समय समय पे इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे अगर हम क्षेत्रफल की बात करते, देखिए भारत को इसलिए अगर देखा जाए कहा करते थे कि भारत अगर देखने के लिए कहा जाए तो देखने के लिए देश है, लेकिन ये देश नहीं है। जम्मू कश्मीर इसका किरीट है, हिमालय पर्वत विंध्याचल पर्वत इसकी विशाल भुजाएं हैं, अमावस के काले काले मेघ इसके सुंदर केस हैं, ये तर्पण की भूमि है, दर्पण की भूमि है, कण कण शंकर है, बूंद बूंद गंगाजल है। इसीलिए हम लोग जो है ऐसे देश में रह रहे हैं जिसकी संपूर्ण कहने के लिए तो ये देश है, लेकिन बिल्कुल अगर देखने में देखा जाए तो हमको ये उपमहाद्वीप जैसा प्रतीत होता है। इतनी बड़ी स्थल सीमा प्रकृति ने इसको जोड़ी है, इसके 3 तरफ से जल पाया जाता है, एक तरफ से स्थल सीमा जुड़ती है। इसीलिए अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखते हैं तो भारत का विश्व में इसका स्थान 7वां है। भारत का विश्व में स्थान 7वां। तो भारत का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो आपको जैसा कि पता होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.4% बैठता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो 2.4% बैठता है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो भारत की जनसंख्या अगर देखा जाए भारत की जनसंख्या 121.05 करोड़, ये 2011 के आंकड़े हैं। हालांकि अब देखा जाए तो परिवर्तन हो गया है आपका, अब देखा जाए तो परिवर्तन हो गया है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुल विश्व की जनसंख्या का अगर देखा जाए तो 17% भाग भारत में निवास करता है। अर्थात विश्व का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग भारत में पाया जाता है। और विश्व की अगर जनसंख्या देखी जाए तो 17% जनसंख्या निवास करती है। अर्थात इतने बड़े क्षेत्रफल में इतनी बड़ी जनसंख्या का रहना। अब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसके जनसंख्या घनत्व की तरफ अगर हम दृष्टिकोण डालते हैं तो जनसंख्या घनत्व, तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो भारत में अगर देखा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगर इसके हम लिंगानुपात के सेक्स रेशियो पे जब हम दृष्टि डाल करके देखते हैं तो लिंगानुपात जैसा कि बच्चों आपको पता होगा 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो अब हम 2011 के पहले अगर देखा जाए तो 2001 की जनगणना पे अगर हम दृष्टि डालते हैं तो 2001 में हमारा लिंगानुपात था 933, जबकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो लिंगानुपात आपको होगा 943, अर्थात 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं पाई जाती है। जैसा कि ऊपर हम जनसंख्या घनत्व की चर्चा कर चुके हैं, तो जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण में अगर हमसे पूछा जाए कि भारत का सबसे अधिकतम जनसंख्या और घनत्व वाला राज्य बताइए, तो जैसा कि आपको एक दिन पढ़ाया गया था कि चाहे हम बरसात का दृष्टिकोण करते हैं या विश्व मानचित्र पर जो हम नजर डाल करके देखते हैं, तो अब विश्व में अगर देखा जाए तो 7 महाद्वीपों में से एशिया महाद्वीप सबसे घना आबाद है। और एशिया महाद्वीप का जो आपका दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है ये विश्व में सबसे घना आबाद पाया जाता है। तो चाहे आप विश्व मानचित्र पर नजर डालते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि भारत का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र घना आबाद है। यहाँ भारत के मानचित्र पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है ये घना आबाद हुआ है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला अगर राज्य, सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो हम बिहार कहेंगे।
क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो 1132, एक मिनट, अगर बिहार में देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य देखा जाए तो आपका बिहार में अगर देखा जाए तो 1132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 1132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अब इसके अगर विपरीत हम देखते हैं सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये वाला अरुणाचल प्रदेश आपको पता है, तो अरुणाचल प्रदेश अगर देखा जाए तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। प्रदेश ये सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यहाँ पर अगर देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व मात्र 11 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। अब हम पुनः लिंगानुपात के लिए चलते हैं आपको, तो लिंगानुपात में अगर देखा जाए तो भारत में 2000 अगर देखा जाए तो 2001 की जनगणना के बाद अगर देखा जाए तो 10 महिलाओं में वृद्धि हुई है। अर्थात पहले 2001 में देखा जाए तो 933 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे हुआ करती थी, जबकि वर्तमान में 2011 की जनगणना के आंकड़े बता रहे हैं कि 943 महिलाएं, अर्थात 1000 पुरुषों के पीछे 10 महिलाओं में वृद्धि हुई है। तो अब अगर हम देखते हैं सबसे अधिकतम जनसंख्या लिंगानुपात वाला राज्य अगर देखा जाए, सबसे अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य केरल आपका सबसे अगर देखा जाए तो अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य अगर देखा जाए, सबसे अधिकतम अगर लिंगानुपात वाला राज्य देखा जाए तो आपका केरल। अगर हम चर्चा करते हैं कि अगर सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला अगर राज्य देखा जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। भारत के पड़ोसी देशों की तरफ ले चलते हैं तो हम देखते हैं भारत का पश्चिमी देश देखा जाए तो आपका पाकिस्तान। अब जैसा कि इसके विभाजन पे अगर हम दृष्टि डालते हैं, तब जब 1947 में भारत का विभाजन किया गया था, उसमें भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो उस समय एक योजना लाई गई थी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता, 3 जून की योजना भी इसको कहा जाता है। तो उसमें भारत के 2 टुकड़े किए गए थे, एक आपका भारत, एक पाकिस्तान। तो उस समय अगर देखा जाए तो 2 पाकिस्तान बनाए गए थे। ये आपका जो वर्तमान में है, जो आपका इस समय पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान, जिसको आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, इसका नाम पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। उसके पहले अगर हम जिक्र करके देखते हैं तो 1905 में जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन बनकर गए थे, तो उस समय अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम के आधार पे भारत के 2 टुकड़े, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे। आपको 1905 में अगर देखा जाए जिसको हम बंग भंग आंदोलन कहते हैं, बंग भंग आंदोलन, उसमें बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। तो एक आपका पश्चिमी बंगाल था जो वर्तमान में आपको वेस्ट बंगाल के नाम से, पश्चिमी बंगाल के नाम से जाना जाता है, और एक पूर्वी बंगाल हुआ करता था। तो जो पूर्वी बंगाल था वो उस समय अगर भारत का जब विभाजन हुआ था 1947 में, तब पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान जनसंख्या के आधार पर विभाजन किया गया था। तो जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बंग भंग आंदोलन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, तो बंगाल के 2 टुकड़े किए गए, आपका एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। तो जब बंगाल 2 टुकड़े किए गए थे तो जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था उसको 1947 में जो पूर्वी बंगाल था उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। लेकिन जब पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों को, अर्थात वर्तमान में बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों को हे देश से देखते थे, तो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश को, आप देखिए, पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र करा करके इसका नाम रखा बांग्लादेश। अर्थात बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ। आप देखते हैं तो आपका अगर देखा जाए पश्चिमोत्तर पाकिस्तान आपका पड़ोसी देश पड़ जाता है। पाकिस्तान के तरफ चलते हैं तो आपका नेपाल के बाद आपका भूटान के बाद अगर देखा जाए तो चीन की सीमा प्रारंभ होती है। चीन की सीमा के बाद फिर आपका म्यांमार के बाद अगर देखा जाए तो बांग्लादेश। तो अगर देखा जाए तो भारत के 7 देशों से भारतीय सीमा स्पर्श करती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए हम एक प्रश्न कह सकते हैं कि भारत के भारतीय सीमा किस देश से सबसे ज्यादा स्पर्श करती है, तो बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो 3 तरफ से आपका भारत पड़ जाता है, अपना भारत पड़ जाता है।
एक तरफ से तो बंगाल की खाड़ी पड़ ही जाती है। और सबसे अगर कम देखा जाए तो मात्र 1100 किलोमीटर, लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास आपका अफगानिस्तान पड़ जाता है। अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर की सीमा जो स्पष्ट करती है, ये सबसे कम पड़ जाती है। इस प्रकार से देखा जाए तो अपना जो है भारत है। तो ये भारत का रहा सामान्य परिचय।